क्योंकि ये चिंता इसलिए जरूरी है क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ऐसा ही एक अध्ययन किया गया है जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट भी शामिल है और साथ ही साथ उत्तराखंड अंतरिक्ष केंद्र भी शामिल है, जिन्होंने ये अध्ययन किया और ये पाया कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में जो ग्लेशियर्स हैं बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यूसैक के डायरेक्टर एमपीएस बिष्ट जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। बिष्ट साहब, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये जो स्टडी आपने की है इसमें क्या आपका सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या रहा, क्या पाया आप लोगों ने? देखिए, ये जो हमारी स्टडी थी सन 2003 से स्टार्ट हुआ था। हमने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक R&D प्रोजेक्ट लिखे थे हम, और तब से लेकर 2017-18 तक जब मैं यहाँ आया उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग में, तो ये कंटिन्यूटी में हमारा ये वर्क चल रहा था उस इलाके का। और ऑलरेडी जो डिकेडल मॉनिटरिंग बोलते हैं हम लोग, उसमें कंटिन्यूसली इन पे मॉनिटर की जा रही थी जो हमारे ग्लेशियर्स। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि आप जानते हैं, एक विश्व धरोहर है, और उसका एक कोर जोन है जिसको बोलते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। इस कोर जोन के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के मान्यता के बाद हम लोगों को इसके अंदर जाने की इजाज़त मिली, और जो कोर जोन है उस पर हमने काम किया। इस कोर जोन के अंदर बेसिकली सीरीज ऑफ ग्लेशियर्स हैं, जो कि नंदा देवी पर्वत, जो आप सुना होगा नाम, जो हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, उस के सराउंडिंग में करीबन 8 ग्लेशियर है जो मेजर ग्लेशियर हैं, जहाँ एक और नंदा देवी नॉर्थ नंदा देवी ग्लेशियर, तो दूसरी तरफ दक्षिणी नंदा देवी ग्लेशियर, एक तरफ नॉर्थ ऋषि ग्लेशियर तो दूसरी तरफ दक्षिणी ऋषि ग्लेशियर। इसी तरह से आपका त्रिशूल और चंगमंग और आपका रौथी, और इस तरह से बहुत सारे ग्लेशियर जो रिवर्स उद्भित है, और ऋषि गंगा हो गया, नॉर्थ ऋषि गंगा, साउथ ऋषि गंगा। तो ये अल्टीमेटली ये पूरा जो कैचमेंट है ऋषि गंगा कैचमेंट के अंदर आता है। तो बेसिकली ये बहुत 1982 के बाद ये एरिया बैन लग गया था, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव माउंटेनियरिंग हो रही थी, और उसकी वजह से बहुत सारी यहाँ पे आप जानते हैं कि जो माउंटेनियर्स एक फ्लड जैसे था उससे पहले। तो जब से इसको बायोस्फीयर रिजर्व और वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया तो इस पर बैन लग गया। तो बैन के बाद ये देखने की कोशिश करी कि व्हाट आर द चेंजेस गोइंग ओवर देयर, प्रकृति में जो हमने एक संरक्षण किया उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो ऐसे वनस्पति शास्त्री थे, वाइल्ड लाइफ वाले थे, भू विज्ञान के हम लोग जियोलॉजिस्ट, हम लोग एज ए जियोलॉजिस्ट मैं गया था, मेरे साथ 2 शोध छात्र थे। तो मेरा जो प्राइम कंसर्न था वहाँ की जो रिसोर्सेज है, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो मुझे लगा वो था ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे चेंजेज आए समांतराल में, वो सब देखने के हमें एक मौका मिला। और उसको हमने बेसिकली जो हमारा जो प्रोजेक्ट था नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उस प्रोजेक्ट की तरह संकलित किया डेटा। और उसके उपरांत अब जाके जब मैं यहाँ उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग में आया, उसको हमने कोरिलेट किया लेटेस्ट सैटेलाइट उपग्रह के डेटा के साथ। तो जो 2018-19 की वो हमने पुट करी, और देन हमने उसके अंदर देखा कि व्हाट आर द चेंज डिटेक्शन। बेसिकली वी कैलकुलेट द चेंज डिटेक्शन, कैसे परिवर्तन आया। तो कुल मिला के ये पाया गया कि जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ के, वो ग्लेशियर धीरे धीरे करके कुछ कम होते जा रहे हैं। उनका जो क्षेत्रफल है, स्नो बॉन्ड एरिया जिसको हम स्नो कवर एरिया बोलते हैं, वो काफ़ी कम हो गया। लगभग 26% टोटल एरिया का 26% उसका कम हो गया, जिसमें कि आपके लगभग हर ग्लेशियर में 10% की कटौती हुई है उसकी लेंथ में, जो ग्लेशियर लेंथ है। एक दो चीजें यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो होता है सर, कितने ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, कितने ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं जो 10% की कटौती हुई?
ये जो पिछले 2000, आप ये देखिए 2003 से लेकर 2018 तक, तो ये बड़ा सालों में क्या सर, ये बहुत तेजी से जो है कम होना हुआ ना, क्योंकि बहुत तेज बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी एक्चुअली कुछ परिस्थितियां, कुछ ग्लेशियर में हमने देखा कि जो एक कंपैरिजन नजर आया कि जो नॉर्थ फेसिंग ग्लेशियर है, साउथ फेसिंग ग्लेशियर है, उन दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन आया। तो जो साउथ फेसिंग ग्लेशियर है, जो स्लोप एस्पेक्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप जानते हैं ग्लेशियर में बहुत सारे फैक्टर होते हैं मेल्टिंग के, तो स्लोप एस्पेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रादर आफ्टर टेम्परेचर। तो तापमान के बढ़ने के साथ साथ जो साउथ फेसिंग ग्लेशियर है वो रैपिडली मेल्ट आउट हो रहे हैं, और जो नॉर्थ फेसिंग ग्लेशियर है उनके कंपैरिजन टू साउथ फेसिंग उनका कम है। पर इन एन एवरेज सर लगभग 10% हमने, जैसे कि रिसर्च पेपर में आउटकम आया है, इन एन एवरेज सबकी जो है 10% के हिसाब से कमी आई। सर एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, जब ग्लेशियर्स की हम बात करते हैं तो, और वो खास तौर पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की जहां बात की जाती है, वहां ग्लेशियर्स की हाइट क्या है, किस ऊंचाई पर ये जो है पाए जाते हैं ग्लेशियर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं? अब आप देखिए कोई सा भी जो ग्लेशियर है हमारा, जो आज की डेट पे जो स्नो लाइन जिसको हम कहते हैं, एक होता है परपेचुअल स्नो लाइन, परमानेंट स्नो जिसको हम बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये तो एवरेज जो हम आपको मिलता है करीबन 4500 मीटर के आसपास मिलता है, ठीक है। लेकिन जो स्नो लाइन, जो हमारा स्नोआउट है, वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा नीचे होता है। तो क्योंकि ग्लेशियर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है एक्युमुलेशन जोन और एक होता है एब्लेशन जोन। तो एक्युमुलेशन मैनी वेयर द ग्लेशियर्स आर एक्युमुलेटिंग परमानेंट, वहां पे जो वैल्यू है सब पॉजिटिव रहती है। मतलब साल भर में जितना बर्फ पड़ी वो गलने और पिघलने के बाद जो बचता है तो उसमें हमेशा उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। और जो एब्लेशन जोन है वहाँ नेगेटिव आएगी, वहाँ गलना है। तो जहाँ से गलना शुरू होता है और वो एक पॉइंट होता है जिसको हम एवरेज निकालते हैं, ELA बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम इसको हम बोलते हैं। उससे नीचे जो एब्लेशन जोन होगा वो उसकी लेंथ में धीरे 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 करके कटा होता है। वो सपोज करो आज अगर माना 3800 मीटर पे था, तो कल कुछ टाइम बाद आपको जो है 3900 पे पहुंच जाएगा, या 4000 पे पहुंच जाएगा, या 4200 पे पहुंच जाएगा। तो इसको कहते हैं कि धीरे धीरे जो ग्लेशियर की जो लेंथ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, कट हो जाती है। सर बहुत से लोग हैं वो कहते हैं अच्छा हिमालय में ग्लेशियर है, क्या फर्क पड़ता है? तो हम जानना चाहते हैं, जब आप इस तरीके का अध्ययन करते हैं और इस तरीके के जोन में जाकर अध्ययन करते हैं, तो इस पर, इसकी वजह से अगर ये ग्लेशियर डिसअपियर कर जाएं, जो रेट चल रहा है उस हिसाब से, एक तो हम जानना चाहते हैं कितने दिनों में डिसअपियर कर जाएंगे, दूसरी चीज है इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि एज सच जो डिसअपियर वाला टर्म यहाँ पे हम अभी यूज इसलिए नहीं कर सकते कि नोबडी नोज व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट ईयर। आपको अगले साल का पता नहीं है अगले साल स्नोफॉल कितना होगा। बैक का आप एवरेज निकालते हो, अगर माना पिछले 20 साल का है, 10 साल का, तब हम देखते हैं प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस की ओर गया प्लस की ओर गया, तो हम एवरेज निकालते हैं कि इतने सालों में इतना % कम हुआ, ठीक है, ओवरऑल कम हुआ। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊं कि फर्क ये पड़ता है कि पहले जब ग्लेशियर अगर माना 40 फीट बर्फ पड़ती थी, तो वो 40 फीट साल भर एंड आने तक, मतलब नया विंटर स्टार्ट होने से पहले, नया स्पान जो विंटर का होता है स्टार्ट होने से पहले, उसमें कुछ % उसका हिस्सा बच जाता, से 50% बच जाता था। तो अगले साल वो 50% जो है वो स्नो, इट विल बिकम आइस ग्रेजुअली कॉम्पैक्ट, और उसके ऊपर एक एडिशन होगा, जो नेक्स्ट ईयर का जो स्नोफॉल होगा वो इसमें एड ऑन होगा। अब प्रकृति में क्या चेंज आया है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ इस साल केदारनाथ का, कि लगभग जो अभी हमारा मंदिर खुलने का टाइम होता है, तो उस समय स्नो, मंदिर खुलने से 5 दिन पहले वहां पे 8 से 10 फीट बर्फ थी।
and you're surprised to know कि मंदिर जाने के लिए within 3 days complete मेल्ट आउट हो गया। तो ये एक फर्क है कि पहले और अब में। पहले अगर 8 फीट बर्फ गिरती रही होगी या 10 फीट या 20 फीट या 40 फीट भी पड़ी है, लास्ट ईयर 41 फीट तक रिकॉर्ड किया गया, तो ये जो बर्फ है नेक्स्ट ईयर तक वो एक्सटेंड करती है। आज स्थिति बदल गई है, तापमान परिवर्तन आ गया है, तो वो तीसरे चौथे दिन गर्मी पड़ते ही तीसरे चौथे दिन कंप्लीट मेल्ट आउट हो जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेंज कि हमको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार अभी मंदिर खुलने वाला है, खुल गया है, बल्कि रास्ता बना दिया उन्होंने। रास्ता आप यकीन करोगे जो रास्ता बनाया गया वो कम से कम 5 फीट गहरा डीप चैनल जैसे बनाया गया, और 3 दिन बाद यात्रा शुरू होनी थी, मंदिर खुलना था। ये 3 दिन पहले की घटना है। और जिस दिन यात्रा खुली उसके नेक्स्ट डे हमने देखा कि कंप्लीट जो है मंदिर के आगे से और उधर केदारनाथ से सारा मेल्ट आउट हो गया। तो ये एक हम लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि हाउ फास्ट इट इज मेल्टिंग। सो दिस इज द रोल ऑफ टेम्परेचर बेसिकली। अब रही बात कि इसका क्या असर होने जा रहा है, तो जैसे कि मेरे अपना पुराना तजुर्बा है, क्योंकि मैं मतलब लगभग आप ये लगा दीजिए कि 1987 से मैं ग्लेशियर में जाना शुरू कर रहा हूँ, और 87 से लेकर अभी तक, सॉरी फॉर इंटरप्शन, 87 से लेकर अभी तक मैं कंटिन्यूसली लगभग 2017 तक ग्लेशियर में मार्च करता रहा, उस एरिया में मूव करता रहा, जस्ट टू ऑब्जर्व द थिंग्स। एंड मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं 1975 में अपने फादर के साथ कभी बद्रीनाथ गया था और 1 महीने के लिए रहा था, मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि 1975 में जब हम बद्रीनाथ गए तो 1 महीने हम लोग रहे वहां। शाम को जैसे ही क्लाउड कवर होता था तो पक्का है कि स्नोफॉल होना है, और रात भर स्नोफॉल हो। आज परिस्थिति एकदम उलट है। आज आप केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, 1 हफ्ते रहिए, 10 दिन रहिए, 15 दिन रहिए, बादल लगे तो समझो शाम को पक्का बारिश आ रही है, और बारिश ऐसी कि कम से कम 3-4 दिन तक सिंगल स्पैन में चलती है। तो दिस इज द रेडिकल चेंज। कहाँ टेम्परेचर क्या था और आज क्या हो गया, एक ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, आप देखिए कि हमारे पहाड़ों में जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का जो परिक्षेत्र है, उसके बफर जोन में कम से कम 46-47 गांव हैं। बांपा, गमसारी, लाता, ये सारे बहुत सारे गांव हैं जिनके जहां मैं अक्सर विजिट किया करता हूं और करता था। और मैंने अपनी पर्सनली फील किया कि वो लोग, एक भोटिया लोग बोलते, भोटिया जनजाति है, तो वो लोग चाय पीते थे जिसको कहते थे भोटिया चाय। वो बेसिकली घी और नमक की होती थी। नाउ द चेंजेस आर दैट नोबडी इज यूजिंग दैट घी एंड चाय वाली। अब प्लेन चाय जो हमारी ताजा चाय और ये चाय ये लोग पीते हैं। तो अब स्थिति ऐसी हो गई कि उस समय वो जो घी वाली चाय होती थी, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट ऐसा था, तो बॉडी को गर्म रखने के लिए इस तरह की चाय पी जाती। आज वो चाय नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा पहनावा है, जो हमारा रहन सहन है, चाहे घर के रहन सहन से लेके और चाहे खुद के कपड़े पहनने से लेके, तो पहले जो कपड़े होते थे आपने देखा होगा, बकरी के बाल और भेड़ की बालों से बने हुए कुछ क्लोथ, लोकल नीटिंग होती थी, और उसको बोलते थे लवा, पाखली और दूखा, ये इस तरह के शब्दों का लोकल भाषा में उनको बोलते हैं। बेसिकली दीज आर द वार्म क्लोथ्स, और ये गर्म कपड़े पहने जाते थे, खूब मोटे। इवन जो उनके सॉक्स भी होते थे, शूज भी होते थे, बकरी के बालों के बनते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं है उतना मोटा कपड़े पहनने की। आज ऐसे सफेद कमीज पहन के घूम रहे, पतले से पॉलिस्टर कॉटन के कपड़े पहन के घूम रहे। व्हाट इट इंडिकेट्स? देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। There is a radical change in the climate last 20-30 years. Number 3, जो घर थे वहां,
आप अगर जाएं बांपा, मलारी, गमसाली, नीति, जहाँ भी जाना, माणा, किसी भी गांव में जाए, कभी गए होंगे, तो पहले उनकी जो छत होती थी वहां पठाल नहीं होती थी, पत्थर के पठाल नहीं होती थी, टिन के चादर नहीं होते थे, सीमेंट के लेंटर नहीं होते थे। क्या होते थे? उन्होंने मोटी लकड़ी, देवदार के दरख्त काटे, उनके मोटे मोटे फर्रे बनाए और उसको हॉरिजॉन्टली बिछाते थे ऊपर टॉप, और थोड़ा सा उसमें जो उसका पत्ते हैं पिरूल और प्लस मिट्टी, बस इसका बिछावन होता था। यही छत होती थी, क्योंकि तब रेनफॉल नहीं होता था, स्नो होता था। और स्नो एक टाइम बाद, क्योंकि लोड बेयरिंग कैपेसिटी के चक्कर में मोटे दरख्त लगाते थे, और वो स्नो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके मेल्ट आउट हो जाता। आज नहीं है, आज वहां पे आपको या तो सीमेंट के मकान मिलेंगे या आजकल फैब्रिकेटेड हट बन रहे उनके मिलेंगे। व्हाई सो? बिकॉज देयर इज अ रेन, द रेन occupied that area which was rain shadow zone, जिसको हम रेन शेडो जोन बोलते थे, वो आज जो है पूरा ही अंदर वहां मानसून इंटर कर चुका है। और रीजन बीइंग, जो आपको केदारनाथ जैसी घटनाएं, हैवी प्रेसिपिटेशन और हैवी फ्लडिंग ऑफ द सेडिमेंट व्हिच इज लेड डाउन बाय द ग्लेशियर्स, कई हजारों सालों से जो ग्लेशियर ने वहां पे अपना गाद को इकट्ठा किया था, वो गाद आज आसानी से उस पानी के साथ बह के नीचे आ जा रहा है डाउन वैलीज में, और फ्लड की जैसी सिचुएशन बना रहा है। ये कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं गिनाने पे लग जाऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि मेरे पे उस क्षेत्र का इतना अपना एक छोटा सा तजुर्बा है अपने जीवन का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऋषभ, जब इस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, तो इसमें अब क्या इसको किसी भी तरीके से देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज को क्या आपको लगता है कि रोका जा सकता है, कि हम उसके हिसाब से अपने को अडॉप्ट करते जाएंगे? आपका क्या सोचना है इस बारे में? देखिए, एक भूविज्ञान के छात्र होने के नाते मैं जो भी ये प्रक्रियाएं हैं उनको मानता हूं कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो गवर्न्ड बाय द नेचर। हम जैसे जो इंसान है या ह्यूमन बीइंग है, उसने समय के साथ साथ इसको अडॉप्ट किया। आपको पता होगा, जब पहले मानव हुआ करते थे, आदि मानव, एंथ्रोपॉइड एप्स, ये केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, आग जलाते थे, शिकार करते थे, आकेट करते थे और अपने जीवन उपार्जन करते थे। धीरे धीरे उसने एडवांसमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, मानव का विकास हुआ, तो उसने अपने आप को जंगल से हट के झोपड़ियों में रहना शुरू किया, झोपड़ियों से रह के मकान बनाने शुरू किया, मकान के बाद जो है गांव बनाए, गांव के बाद शहर बना लिए, और शहर के बाद अब न जाने कहाँ कहाँ जाने लगे। ठीक है, तो ये आदमी का नेचर, आदमी ने समय के साथ साथ अपने को एडजस्ट किया है, और करना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है, नहीं करोगे तो जाओगे कहाँ? प्रकृति में चेंज तो होना ही होना है। ग्लेशियर पहले भी मेल्ट हुए हैं, आज भी मेल्ट हो रहे हैं। एक समय आया था जब ग्लेशियर 75% ऑफ द अर्थ वाज कंप्लीटली कवर्ड विद द स्नो, उसको हम ग्लेशियल पीरियड बोलते हैं, हिमखंड, हिमकाल। तो एक उसके बाद जो है हिमयुग, और उसके बाद अंतर हिमयुग, जिसमें कि ऐसे 4 फेजेज आए हैं। वैसे तो फर्दर स्टडीज है, उनको सब डिवीजन किया गया है, माइक्रो लेवल पे 8 डिवीजन तक हो गए हैं, परंतु ब्रॉडली 4 डिवीजन में एक बार कंप्लीट स्नो, फिर मेल्ट आउट, फिर स्नो कवर, फिर मेल्ट आउट, ये प्रक्रिया सतत चली आ रही है। और उसी हिसाब से हमारा जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, वो सस्टेन करता है, वो सरवाइव करता है। और अगर वो नहीं सरवाइव करता है तो किन्हीं कारणों से, जैसे आपको पता है कि जुरासिक काल में बहुत बड़े बड़े जाइंट एलिफेंट, जाइंट एनिमल्स, जाइंट ट्रीज हुआ करते थे, वो आज नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर रहे। तो ये प्रकृति का चक्र है, एंड वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली। पर हाँ, इतना जरूर है
कि आग जलाने से पहले आग बुझाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम कहीं प्रकृति के साथ कोई जस्ट उसके अगेंस्ट कोई कार्य करने की बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर हमें उसके प्रिकॉशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रोटेक्शन मेजर के ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आग जला दिया आपने और बुझा नहीं पाए तो स्वतः ही जल जाओ। बिश साहब, न्यूज स्टेशन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के ग्लेशियर्स पर स्टडी की गई और पाया गया ये बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। तो अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और चीजें दिखाएंगे इसी तरीके की, और कुछ नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।